सर आप ही का इंतजार कर रहा था। आइए सर, बैठिए। Such an honor to have you बैठिए सर। and such a delight। लेकिन आपको गाड़ी चलाते तो हम सभी लोगों ने देखा है जी सर। और बड़ी अच्छी बड़ी शानदार गाड़ियां आप चलाते हैं, लेकिन यहाँ की बात ही कुछ और है। बिल्कुल सर। मैग्नेटिक हिल है और हमारे पास एक बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है। इट्स अ फैक्ट। और मैं अपने जितने भी हमारे साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबको बताना चाहूँगा, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यू में वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला। मेरे साथ है असुद्दीन ओवैसी साहब, आप सब जानते हैं इनको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और इनका इंट्रोडक्शन तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों खुद दे देता है। लेकिन एक ऐसी चुंबकीय शक्ति जो कि इस मैग्नेटिक हिल की तरह है, लेकिन इस मैग्नेटिक हिल की तरह ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स हैं, उसके पीछे बहुत ज़बरदस्त अगर कहा जाए लोगों का समर्थन है। जैसे हैदराबाद, मुंबई, बिहार, यूपी और अब गुजरात की तरफ भी कूच कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुजरात की तरफ भी कूच कर रहे हैं। तो अब ये सिलसिला शुरू कर दें और आइए सर चलते हैं। सर सबसे पहले तो एक चीज़ बताइए मुझे कि 75वीं वर्षगांठ है आज़ादी की, अमृत महोत्सव है, इतना अच्छा मौका है और एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चीन। हाँ। मुझे एक बात बताइए, राष्ट्रवाद की अगर बात होती है तो ओवैसी साहब वो राष्ट्रवाद को कैसे देखते हैं? वो इस चीज़ को कैसे असेस करते हैं, कैसे समझते हैं? सर मेरा मानना यह है कि मेरा राष्ट्रवाद यह है कि हमारा जो वतन अज़ीज़ है, जो देश है, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है ना देश है, और इस मुल्क की नेशनलिज़म की सबसे अहम खुसूसियत और वजह यह है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। यहाँ पर हम बेशुमार सौों की तादाद में ज़बानें हैं, हज़ारों की तादाद में कल्चर है, मज़हब है, मज़हब में भी अलग अलग तरीक़े हैं। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है, यही हमारा नेशनलिज़म है। और जैसा कि गांधी ने कहा था कि आप हिंदू और मुसलमान हैं, मगर नेशनलिज़म का डेफिनेशन गांधी ने सही बताया कि आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं। गंगा और जमुना मिलते हैं मगर वो अपनी शनाख्त को नहीं खोते हैं। तो ये क्या आप ये कहना चाहते हैं कि नेशनलिज्म में हर चीज़ डिसॉल्व हो जाती है और वो बनाता है नेशनलिज्म? ना, डिसॉल्व नहीं होता है, वो अपनी आइडेंटिटी को रखता है। यही इस वतन अज़ीज़ की खूबसूरती है कि इसका हमारे नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि एक रिलीजन, एक लैंग्वेज, एक कल्चर, बल्कि हम लोग इन तमाम रिलीजन कल्चर्स को सेलिब्रेट भी करते हैं और उस पर लोग कायम भी रहते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझाएं, आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपसे तो लोग बात ही नहीं करते हैं? ये थोड़ा वियर्ड नहीं लगता है? जब भी बात होती है और इश्यूज़ की, हिंदू मुसलमान का इशू होगा तो ओवैसी साहब से बात करने लग जाते हैं। राष्ट्रवाद को लेकर आपसे कोई बात क्यों नहीं करता है? राष्ट्रवाद के ताल्लुक़ से तो हमको तो एंटी नेशनल कह दिया जाता है, तो फिर बात ही क्या होगी? जब आप हमको किसी को एंटी नेशनल कह देंगे तो फिर बात ही नहीं होगी। तो आपको एंटी नेशनल जो लोग कहते हैं, आपने ये समझने की कोशिश की कि उनका इसके पीछे प्रेमाइस क्या है, क्यों उनको लगता है एंटी नेशनल? क्योंकि मुझे याद है, मुझे कई सारे बयान आपके याद हैं जब आपने वेहमेंटली पाकिस्तान के अगेंस्ट में बोला है। आपने कहा ये मेरा मुल्क है, मैं यहीं रहूँगा, मैं पाकिस्तान की निंदा करता हूँ, कई बार आपने बोला है। तो अब उन लोगों का ज़्यादातर एक तो उनकी हेट्रेड है, उनका हेट्रेड के साथ साथ वो समझते नहीं हैं और जो उनको बतला दिया जाता है उसी के मुताबिक वो इस तरह की बकवास करते रहते हैं। मगर चलिए, अच्छा आज आपसे बात हो रही है इस बारे में। ओवैसी साहब, अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा एलैबोरेट होकर समझना चाहूँ, क्या आपको लगता नहीं है कि एक बहुत ही मिसकंस्ट्रू इमेज जारी है नेशनलिज्म की, जहाँ पर अगर आप सपोज़ किसी भी चीज़ के खिलाफ में बोल रहे हैं जो कि सही नहीं हो रहा है? मैं आपको मिसाल के तौर पर देता हूँ, अगर आपने महंगाई के बारे में बोला,
अगर आपने कुछ दिक्कतों के बारे में बोला, अगर आपने कुछ और चीज़ों के बारे में बोला, तो धीरे धीरे वो चीज़ें ड्रिफ्ट कर जाएंगी। वो आपको नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म, वो एक अलग चश्मे से देखने लग जाते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हमारे मुल्क में, हमारे देश में बिल्कुल हो रहा है। अगर आप जो इस्टेब्लिशमेंट का सेट नैरेटिव है उससे अगर आप हटकर बात करेंगे तो उनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है कि आपने ये बात ही क्यों की। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर हैं जी, कितने खूबसूरत जगह। बिल्कुल लेह में है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो औरंगज़ेब ने ही यहाँ पर फ़ौज भिजाकर, जो तिब्बत से लोग आ गए थे यहाँ के राजा को तंग करने के लिए, तो औरंगज़ेब ने फ़ौज भिजाई। अब आप ये बात अगर कर देंगे तो बोलेंगे देखिए ये तो मुग़लों की बात कर रहा है, औरंगज़ेब की बात कर रहा है। तो राष्ट्रवाद में सच्चाई तो बयान करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन देखिए, अब आपने औरंगज़ेब का जिक्र किया। अब जैसे आपके जो भाई हैं वो औरंगज़ेब की कब्र पर गए तो उसको बड़ा इशू बनाया गया, लेकिन औरंगज़ेब को क्या आप नेशनलिस्ट मानते हैं? क्या आप मानते हैं राष्ट्रवादी भारत के प्रति, या औरंगज़ेब को आप उस नज़रिए से देखते हैं जिस नज़रिए से उसको पोर्ट्रे किया जाता है? मेरी नज़र में हमारी हिस्ट्री का एक हिस्सा है औरंगज़ेब, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एब्सोल्युटली, ठीक है। मेरी नज़र में आज औरंगज़ेब की अहमियत नहीं है। अगर कोई अपने आप को नेशनलिस्ट कहता है, पेट्रियोटिक कहता है, तो औरंगज़ेब से बड़ा मुद्दा आज 28% नौजवानों की बेरोज़गारी है। ये नेशनलिज्म का डिमांड है। ठीक है। 50% महंगाई में इजाफा हो गया है। ये नेशनलिज्म का एक डिमांड आप पर है कि आप इस पर बात करें। तो और अगर आप उससे ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो नेशनलिज्म अगर आप देखेंगे तो उबैदुल्ला सिंधी, बरकतुल्ला भोपाली, राजा महेंद्र के साथ वो लोग अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्साइल बनाए थे। और वो भी एक राष्ट्रवाद है, क्योंकि हम आज़ादी के 75 साल की आज़ादी मना रहे हैं। फिर वहीं आप राष्ट्रवाद अगर आप देखेंगे तो मौलाना महमूद उल हसन जो रेशमी रुमाल की तहरीक में माल्टा की जेल में थे, आज भी भारत से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है माल्टा को, मगर वो माल्टा की जेल से वापस आए, दारुल उलूम का क़याम अमल में लाए। जी, तो ये एक राष्ट्रवाद है। नहीं, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया इस्टेब्लिशमेंट का, अगर सरकार इस्टेब्लिशमेंट, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो नेशनलिज्म अपनी कन्वीनियंस पे पोर्ट्रे करती है, या देखिए एस्केपिज्म के तौर पर? एक नेशनलिज्म ये हो गया है कि अगर आप सरकार की कमज़ोरियों को क्वेश्चन करेंगे तो आपको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। नहीं, लेकिन फिर इसमें इसमें खाली हिंदुओं को कहा जाता है या मुस्लिम्स को भी कहा जाता है? सबको कहा जाता है। जो कोई भी अगर आज की मौजूदा सरकार को, प्रधानमंत्री को अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फ़ौरन आप कहा जाएगा एंटी नेशनल। अगर आज आप जैसा कि ये नेशनलिज्म का और भारत से मोहब्बत का, वालेकुम सलाम, क्या बात है, आपके कितने फैंस हैं यहाँ पर? हाँ, वो भारत से मोहब्बत का डिमांड ये है कि जिन वादियों के दरमियान से हम गुज़र रहे हैं, जिन पहाड़ों के दरमियान से, यहाँ से थोड़ी दूर पर हमारी फ़ौज चीन की फ़ौज से आँख में आँख मिलाकर खड़ी हुई है। 2 साल से चीन हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है। हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग प्लेन्स में उन्होंने टावर लगा दिए। अब आप जब ये पूछते हैं तो बोलेंगे ये देखिए ये एंटी नेशनल बात कर रहा है। ये सच्चाई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे समझ रहा हूँ। देखिए, हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह, उसकी वर्षगांठ की बात कर रहे हैं। एक छोटा सा विषय, जैसे आपने बोला हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर बोलते हैं तो एंटी नेशनलिस्ट कह देते हैं। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ। आज अगर हम बात करें, मिसाल के तौर पर तिरंगा को लेकर चीज़ें चल रही हैं, तो ये कहा जा रहा है तिरंगा का डीपी लगाएं। उसमें कांग्रेस ने पंडित नेहरू का जिक्र किया लेकिन गांधी जी का जिक्र नहीं किया। क्या आपको लगता नहीं है ये अजीब सी बात है? अब देखिए, मैं तो कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। नहीं, लेकिन मैं अगर आपसे नेशनलिज्म की बात नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अंबेडकर को क्यों भूल गए आप? बिल्कुल वाजिब बात है, बिल्कुल वाजिब बात है। और मैं ये कहूँगा कि आप
उबैदुल्ला सिंधी को, बरकतुल्लाह भोपाली को, बी अम्मा को, महमूदुल हसन को क्यों भूल गए आप? अल्लामा फजल खैराबादी को क्यों भूल गए? मौलवी अलाउद्दीन को क्यों भूल गए आप? मौलाना अहमदुल्लाह को क्यों भूल गए आप? क्या हमारी नेशनलिज्म की हिस्ट्री भी सिलेक्टिव हो गई है? नहीं, आपको ऐसा लगता है? अगर कांग्रेस पार्टी इसलिए पंडित नेहरू के साथ तिरंगा दिखा रही क्योंकि वो कांग्रेस के थे, तो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं नेहरू पर और हमारी पूरी आज़ादी की लड़ाई के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इसलिए कि जो लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो उसमें सबका एक कॉमन चीज़ क्या था कि भाई अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाएंगे, ग़ुलामी से इस देश को आज़ाद कराएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन बोलेगा? इनके बारे में कौन बात करेगा? तो ये चीज़ है, तो उस पर भी तो बात होनी चाहिए। आप इस थॉट प्रोसेस के लिए क्या कहेंगे कि आप तिरंगे के साथ अपना डीपी लगाएं? आप इसको क्या कहेंगे? मैं जब मुझसे मीडिया ने पूछा था पार्लियामेंट में, मैंने कहा देखिए ये डीपी लगाना सिर्फ तिरंगे के लिए 15 अगस्त तक, उसके बाद आप भूल जाना। मेरा मानना यह है कि तिरंगे से मोहब्बत आपके दिल में, आपके किरदार में, आपके अमल में होनी चाहिए। तो तभी हम तिरंगे को सही मानों में, जो उर्दू का वर्ड है, हम खराज अक़ीदत पेश कर सकेंगे। वरना फिर हर डीपी लगा दो, उससे क्या होगा भाई? इससे क्या होगा? आप मोहब्बत तो करिए मुल्क से, और तिरंगे की लाज आप उस वक्त रखेंगे जब आप मुल्क को मजबूत करेंगे। मुल्क एक ताकतवर मुल्क बनेगा, सुपर पावर बनेगा। यहाँ के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन उसमें लगाने में दिक्कत क्या है? मेरी नज़र में ये सिर्फ एक चंद दिन के लिए है। इसमें कोई आप लगा रहे हैं, लगाइए, मुझे एतराज़ नहीं, पर मेरा मानना ये है कि डीपी से लगाकर कोई मोहब्बत का इजहार सही तरीके से नहीं हो सकता। आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ना तिरंगे से कर रहे हैं, ना हम उन अजीम आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले। आपको नहीं लगता कम से कम उसके प्रति एक इज्जत दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं? वो तो एक होता ही है ना जेस्चर। वो हर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, जो कोई भारत का नागरिक है, उसके दिल में तिरंगे से मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। मगर तिरंगे से आपको मोहब्बत है और गरीब से मोहब्बत नहीं है। तिरंगे से आपको मोहब्बत है मगर दौलतमंद को आप ताकतवर कर रहे हैं। तिरंगे से आपको मोहब्बत है मगर आप कमज़ोर को ताकतवर नहीं कर रहे, ताकतवर को ताकतवर बना रहे हैं। लेकिन आपने जैसे ये कहा कि गरीब से मोहब्बत नहीं है, जो रसूखदार है उनको और आप रसूखदार बता रहे हैं। बिल्कुल। इसके पीछे आपका क्या तर्क है? मतलब इसके पीछे बिल्कुल देखिए, इसलिए कि एक किसान को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 32 पैसे का NOC हासिल करने के लिए तड़पना पड़ा, और वहीं पर 2,45,000 करोड़ के जो डिफ़ॉल्टर थे उनके लोन को आपने राइट ऑफ कर दिया। तो ये एक मिसाल बता रहा हूँ आपको।